सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे, बाबा साहब एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। संघीय ढांचा समिति की जो 23वीं बैठक होती है 16 सितंबर 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखेंगे, पेज नंबर 126 से लेकर 127 तक, जिसमें बाबा साहब एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मुझे ऐसी प्रणाली से बड़ा भय लगता है। एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी चीज है जिससे हमें बहुत भय लगता है। आखिर वो कौन सी चीज है जिससे बाबा साहब को भय लगता है, ये आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे। एक जो व्यवस्था से बाबा साहब को भय लगता है, उस व्यवस्था का बाबा साहब घोर विरोध करते हैं इस गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संघीय ढांचा समिति के समक्ष। तो सामान्य साथियों, आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जिसका बाबा साहब विरोध करते हैं? आइए आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से बारीकी से हम जानते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें आज का अम्बेडकर संदेश बेहद सारगर्भित होने वाला है। बहुत ही संक्षिप्त है, छोटा स्पीच बाबा साहब का यहाँ पर हम छोटा पाठ हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ऐसे में हमारा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि अगला विषय, बादशाह अपने चूंकि स्पीच को संघीय ढांचा समिति में 16 सितंबर 1931 को जो बादशाह अपना स्पीच रखते हैं, बीच बीच में कई सदस्य गणों का बादशाह जवाब भी देते हैं, अध्यक्ष का जवाब देते हैं प्रश्नों का संघीय ढांचा समिति में। तो उसी दौरान बादशाह अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अगला विषय, और हम आपको ये भी बता दें ये जो 23वीं बैठक है उसका अंतिम भाग है बाबा साहब के स्पीच का। तब बाबा साहब कहते हैं कि अगला विषय जो मैं उठा रहा हूं वह नामजद सदस्यों के बारे में है। हालांकि मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि संघीय विधानमंडल में नामजद सदस्यों का एक वर्ग बनाने के पीछे लक्ष्य यह है कि सिद्धांत रूप में ऐसे विषयों को समर्थन दिया जा सके जिन्हें राज्य के विषय या जिन्हें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत आरक्षित विषय कहा जाता है। पहली बात तो यह है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि नामजद सरकारी सदस्यों से मुझे बड़ा भय लगता है। बहुत बड़ी बात बादशाह यहाँ कहते हैं स्पष्ट करते हुए कि नामजद सरकारी सदस्यों से मुझे बड़ा भय लगता है, और इस बारे में मेरी शंकाएं भी हैं। मेरे विचार में अगर कोई ऐसी संस्था है जिसे प्रांतीय सरकारों में उत्तरदायित्व की प्रणाली को नष्ट किया है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत लागू की गई थी, वह यही नामजद सदस्यों का वर्ग है। नामजद सदस्यों के वर्ग से बाबा साहब को भय क्यों लगता है, इसको स्पष्ट करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि जिसने प्रांतीय सरकारों में उत्तरदायित्व की प्रणाली को नष्ट किया है वो कौन है? नामजद सदस्यों का जो वर्ग है वो यही है जिसने सारी प्रणाली को दूषित कर दिया। यही वर्ग है जिसने प्रांतों में बहुसंख्यक के बजाय अल्पसंख्यकों के शासन को संभव कर दिखाया, बहुसंख्यक की जगह अल्पसंख्यकों का शासन कर दिखाया। ये नामजद सदस्य प्रणाली है। तब बास आगे कहते हैं यही वर्ग है जिसने हर तरह के लोगों और वर्गों के साथ साठगांठ की। ये वे वर्ग नहीं थे जिन्हें इस वर्ग की सहायता या समर्थन जरूरी था, लेकिन बल्कि ये वे वर्ग थे जो छोटे से छोटे लाभ के लिए अपने को बेचने के लिए तैयार रहते थे। मैं इस नामजद सदस्य प्रणाली का घोर विरोध करता हूं। सामान्य साथियों, ध्यान दीजिए इस बात को, बादशाह भी इस बात का बहुत विरोध करते थे कि नामजद सदस्य प्रणाली का विरोध करते थे, घोर विरोध करते थे। तो बादशाह आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मेरा निवेदन है कि ऐसे विषयों को जिन्हें राज्य विषय कहा जाता है समर्थन देने के लिए जिस नामजद सरकारी सदस्य व्यवस्था की असल में कोई जरूरत नहीं है, प्रांतीय संविधान में जहां इस समय आरक्षित विषय की व्यवस्था है, इन आरक्षित विषयों को समर्थन देने और इनकी रक्षा करने के लिए बहुत से उपाय हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 72 घ के तहत हमारे यहाँ ये विषय एक ऐसे व्यक्ति के अधिकार में रहते हैं जिसको हटाया नहीं जा सकता और ना ही जिसके बारे में मतदान किया जा सकता है। दूसरे, गवर्नर को ऐसे खर्च को प्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है जिसे वह आरक्षित विषय की रक्षा करने के लिए आवश्यक समझता है।
तीसरे, गवर्नर को ऐसे बिलों को प्रमाणित करने का भी अधिकार प्राप्त है जिन्हें वह आरक्षित विषयों की दक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी समझता है। और अंतिम बात यह है कि जिस किसी विधेयक के बारे में गवर्नर को आपत्ति हो उसको अस्वीकृत करने के लिए उसे विशेषाधिकार मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिन सुरक्षा उपायों का मैंने उल्लेख किया है, अर्थात आरक्षित विषयों के प्रभारी व्यक्ति का हटाया न जा सकना, उसके वेतन के बारे में मतदान का न हो सकना, खर्च को प्रमाणित करने की शक्ति का गवर्नर में निहित होना, आरक्षित विषयों की सुरक्षा के लिए बिलों को प्रमाणित करने की शक्ति और किसी भी विधेयक को अस्वीकृत करने की गवर्नर की शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जो मेरे विचार से उन विषयों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत पर्याप्त हैं जिन्हें राज्य विषय कहा जाता है। माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं कि इस स्तर पर क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आपका सुझाव है कि प्रमाणित करने की शक्ति रहनी चाहिए। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाब देते हैं, कहते हैं मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि प्रमाणित करने की शक्ति होनी चाहिए, मैं इस बारे में बाद में बोलूंगा। मैं जो कह रहा हूं वह सरकारी सदस्य की नामजदगी के अलावा वे अन्य विकल्प हैं जो संविधान में दिए हुए हैं। यही मेरा तर्क है, मेरा निवेदन है कि जब आपके पास सरकार में उन विषयों की सुरक्षा के लिए जिन्हें राज्य विषय कहा जाता है इतनी प्रचुर विधायी और कार्यान्वयन संबंधी शक्तियां हैं, तब विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की व्यवस्था करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे, मेरा यह कहना है कि नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक बनाकर आप उन बातों को छिपा रहे हैं, उन बातों पर पर्दा डाल रहे हैं जो इस समय हो रही हैं। अगर नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक नहीं होता तब विधान परिषद बहुत से उपायों को पारित कर चुकी होती और जिन्हें गवर्नर खुशी खुशी अनुमोदित कर देता या अपनी विशेष शक्तियों के अधीन कर देता। लेकिन नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक होने से आपने एक विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न कर दी है। आप बाहरी दुनिया को तो यह दिखाते हैं कि विधान परिषद बहुसंख्यकीय शासन के आधार पर सामान्य रूप से कार्य कर रही है, जबकि स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक दल द्वारा सरकारी सदस्यों की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के भावी संविधान में इस नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक लाने की कोई उपयोगिता नहीं है। एक आखिरी विषय है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, यह विषय है शपथ। शपथ के बारे में बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं? आखिर कैसे शपथ लिया जाना चाहिए? तो इस संबंध में बाबा साहब कहते जरूर हैं, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश में समय अभाव के कारण क्या कुछ कहते हैं, आइए जान लेते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि मेरे विचार में ये बहुत बड़ा विषय है और यह ऐसा सवाल है जिसमें से एक दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है। मेरे पास समय थोड़ा है, मैं सोचता हूं कि इतने थोड़े से समय में इस संपूर्ण विषय पर चर्चा पूरी नहीं कर सकूंगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक विशेष सत्र रखा जाए जब इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की जा सके, क्योंकि मेरी धारणा है कि जब तक समान नागरिकता नहीं होगी तब तक कोई वास्तविक संघ नहीं बन सकता। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। तब बाबा साहब कहते हैं क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम अभी जान लेते हैं। कौन सी प्रणाली का बाबा साहब घोर विरोध करते थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम ऐसी प्रणाली का घोर विरोध करते हैं। आखिर वो कौन सी प्रणाली है जिसका बाबा साहब घोर विरोध द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संघीय ढांचा समिति के समक्ष करते हैं? सामान्य साथियों, 23वीं बैठक 16 सितंबर 1931 की संपूर्ण कार्यवाही लेकर हम उपस्थित हुए थे। बाबा साहब का संपूर्ण संबोधन आपने सुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। जो साथी अम्बेडकर अनुयायी अम्बेडकर संदेश को नियमित वाच कर रहे हैं, नियमित सुन रहे हैं और नियमित समय दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, अपने विचारों को भी साझा कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपके कमेंट सेक्शन को लगातार पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आपका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को, जो कि बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। कल 25वीं बैठक 18 सितंबर 1931 को जो होती है
मत संख्या 2, जिसमें संघीय विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और इस पर बाबा साहब के विचारों को लेकर हम उपस्थित होंगे। लॉर्ड चांसलर ने क्या कुछ कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पर हिंदुओं के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए हैं। बाबा साहब दलित वर्ग या अस्पृश्य या अछूत की तरफ से शामिल हुए हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको मालूम है पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी भी सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री पंडित मदन मोहन मालवीय की है, उनके विचार हैं। संघीय ढांचा समिति में कल के अम्बेडकर संदेश में हम उनके विचारों को भी आपके समक्ष रखेंगे। किस तरह से बाबा साहब के मार्ग में ये लोग रोड़ा अटकाने का कार्य करते हैं, ये आप खुद समझेंगे जरूर। कल के अम्बेडकर संदेश का बेसब्री से इंतजार आपको करना चाहिए। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।